So continuing from where we have left, landslide we have done, right? From Conquer 25 एक्सरसाइज. सो Conquer 25 एक्सरसाइज से पहले हमको जो सी कोस्ट है, मतलब इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स है उसका नाम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक का ये दिस इज़ महाराष्ट्र और यहाँ पर गोवा. इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट. इसके बाद का थोड़ा सा है उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं. और उसके बाद मालाबार कोस्ट जो एक्सट्रीम सदर्न वाला टिप है इधर इंडिया का, वो भी वेस्टर्न वाला वेस्टर्न कोस्ट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट. और इसको कोरोमंडल कोस्ट और इधर उत्कल प्लेन वगैरह आ जाता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया कोंकण 25 एक्सरसाइज. इंडियन नेवी, अब कोस्ट वाला एरिया है तो नेवी ही होगा. इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड किंगडम का रॉयल नेवी. यूके का, अब कोंकण के करके है ना, तो याद रख लेना कि दिस इज डन विथ यूके. ओके. यूनाइटेड किंगडम्स रॉयल नेवी bilateral exercise Conquer 25 commenced off India's western coast. This is first joint exercise between both countries involving UK carried strike group HMS Prince of Wales and India's aircraft INS Vikrant. तो इंडिया का INS विक्रांत एंड यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ये दोनों एक्सरसाइज की. ठीक है, ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है. ओके. फिर अबाउट कैमल्स के बारे में देख लेते हैं. वंस रिवर्ड एज सिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल है उसको सिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है. कैमल्स आर एक्सेप्शनली सूटेड टू ड्राई लैंड इकोसिस्टम के लिए एक्सेप्शनली सूटेड होते हैं एंड आर प्राइमरली रेयर्ड 90% इन राजस्थान में सबसे ज़्यादा. वहीं पर ही डेजर्ट वाला एरिया है तो 90% इनकी रेयरिंग वहीं पर ही होगी राजस्थान में एंड गुजरात. ठीक है, तो 90% राजस्थान एंड गुजरात में ही रेयरिंग होती है प्राइमरीली. पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज एसोसिएटेड विद द कैमल रेयरिंग इंक्लूड राइका, रबारी, फकरानी जाट एंड मंगानियार कम्युनिटीज़. पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो है, पैस्टोरल कम्युनिटीज़ जो एसोसिएटेड है कैमल से, कैमल रेयरिंग से, तो वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है थोड़ा ध्यान में रखना है. राइका, रबारी, ये सब क्या करते हैं, कैमल को पालते हैं एज अ पैस्टोरल. देन फकीरानी जाट, देन मंगानियार कम्युनिटीज़. तो रैका रबारी, फकीरानी जाट, मंगानियार कम्युनिटीज़. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वाइव डेज विदाउट ड्रिंकिंग, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, फीड ऑन थॉर्नी डेजर्ट प्लांट स्पीसीज. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सर्वाइव करते हैं कई दिनों तक का बिना पानी पिए, ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, फीड करते हैं ऑन दी थॉर्नी डेजर्ट प्लांट स्पीसीज. कैमल्स हम्प स्टोर फैट्स प्रोवाइडिंग दैम एनर्जी व्हेन फूड इज स्कार्स एंड दे स्टोर वाटर इन देयर ब्लड सेल्स नॉट देयर हम्प्स. तो कैमल की एक और कैरेक्टरिस्टिक हमको याद रखनी है कि ये हम्प्स है वो स्टोर करता है फैट, प्रोवाइडिंग दैम एनर्जी. कैमल का ये जो हम्प नहीं रहता ऐसे कुबड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो स्टोर करता है फैट, प्रोवाइड करता है उनको एनर्जी जब फूड स्कार्स होगा तब. एंड वो स्टोर भी करता है वाटर इन देयर ब्लड सेल्स में, अपने ब्लड सेल्स में वाटर स्टोर करके रखते हैं. नॉट देयर हम्प्स में वाटर स्टोर नहीं करते, ब्लड सेल्स में स्टोर करके रखते हैं कैमल्स. ठीक है. रोल ऑफ कैमल, इकोलॉजिकल रोल, देयर लो वाटर नीड्स, इनकी लो वाटर नीड रहती है इसलिए इनका इकोलॉजिकल रोल भी रहता है. सेलेक्टिव ग्रेजिंग हैबिट्स एंड सॉफ्ट पैडेड हूज हेल्प मेंटेन वेजिटेटिव डाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट करता है डेजर्टिफिकेशन. कैमल डंग इनरिचेस सॉइल इन एरिड रीजन. कैमल डंग है वो इनरिच कर देता है सॉइल को एरिड रीजन में. कोरल ट्रायंगल, Philippines have launched coral larva cryobank to preserve reef biodiversity by freezing coral seeds for future restoration and research. तो जो फिलीपाइंस है उसने लॉन्च किया कोरल लार्वा क्रायोबैंक. तो कोरल लार्वा के थ्रू वो एक वही क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन जैसा करते हैं प्रिजर्व करने के लिए रीफ बायोडाइवर्सिटी को बाई फ्रीजिंग कोरल सीड्स फॉर फ्यूचर रेस्टोरेशन एंड रिसर्च, ताकि फ्यूचर में कभी कोरल को ग्रो करवाना हुआ तो हम कर सकते हैं. जैसे सीड प्रिजर्वेशन हो रहा है वैसे ही कोरल लार्वा को प्रिजर्व किया जा रहा है. द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ वाइडर regional initiative to create a network of cryobank across the coral triangle. तो across coral triangle cryo
बैंक बनाए जा रहे हैं। अबाउट कोरल ट्रायंगल, जिसको अमेजोन ऑफ सी बोला जा रहा है। लोकेशन कहाँ है इसकी? 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मरीन ग्रुप अक्रॉस इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपाइंस, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्टे। तो ये सारे एरिया है वो कोरल ट्रायंगल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है हमको, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है। भले ही ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट निकोबार ये सब ग्रेट निकोबार बोलती हूँ, ग्रेट कोरल रीफ है, लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया कोरल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। बट इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपाइंस, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्टे ये सब है। इट इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो कोरल ट्रायंगल है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कंटेन करता है ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज, 1/3 ऑफ ऑल रीफ फिश स्पीसीज, वास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एक्सेट्रा। कंटेन करता है 75% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज। वर्ल्ड में जितने भी कोरल स्पीसीज है उस कंटेन करता है 75 कंटेन्स ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज। उसका 75% से ज़्यादा तो कोरल ट्रायंगल में ही है। 1/3 ऑफ ऑल रीफ स्पीसीज, ऑल रीफ फिश स्पीसीज, और 1/3 मतलब 33% जो कोरल रीफ फिश स्पीसीज है वो कोरल ट्रायंगल में मिलती है। वास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर है। देन नेक्स्ट डे का न्यूज़ देखते हैं। तो ये है नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था फिजियोलॉजी में बोल सकते हैं और मेडिसिन। अभी हमको एक और चीज़ रिकॉल करनी होगी कि किन किन फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो यही वाला हो गया, एंड देन फिज़िक्स, लिटरेचर, पीस, 1 2 3 4 5, एक और है याद नहीं आ रहा अभी। तो लिटरेचर, पीस, मेडिसिन, ओके बाद में देखते हैं। नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड टू मैरी ई ब्रुंको एंड फ्रेड रामसडल USA and Simone Sakaguchi Japan for their discoveries on the peripheral immune tolerance। तो इन्होंने डिस्कवर किया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को। ब्रुंको, रामसडल, सागागुची, ये जापान के, इन दोनों USA के हैं। द रिसर्च सेंटर्स ऑन द पेरिफेरल इम्यून सिस्टम विच इंक्लूड्स इम्यून कंपोनेंट्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे इम्यून कंपोनेंट हमको तो अभी तक यही पता था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहीं पर होता है, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके अलावा भी होते हैं पेरिफेरल इम्यून सिस्टम विच इंक्लूड्स इम्यून कंपोनेंट्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। देन अबाउट टोबैको। टोबैको है ये साउथ अमेरिका का है ओरिजिन, बोल सकते हैं वहीं का नेटिव है। तो ये रहा अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका यहाँ से टोबैको आया होगा इंडिया में। ठीक है, कौन लेके आया ये तो यहाँ पर सर नहीं लिखा होगा। पोर्चुगीज़ ही लेके आए थे वैसे तो टोबैको को। हाँ, तो टोबैको का नेम क्या है? निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टबैकम। साउथ अमेरिका का है ये नेटिव। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है जो सूटेड है इसके लिए? ग्रोन अंडर वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स, बहुत वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट में ये ग्रो हो जाते हैं, बट रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 90 to 120 डेज। बाकी जगह तो ऐसे ग्रो हो जाएंगे, बट फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए 90 to 120 डेज। मतलब गर्म रहता है ना, तभी तो ये कैंसर कॉज करता है। तो टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है वो आइडियल है ग्रोथ के लिए। मिनिमम 500 mm मतलब 50 सेंटीमीटर बारिश तो होनी चाहिए। तो इतना तो हो ही जाता है, मिनिमम 50 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम और अलुवियल सॉइल विथ गुड फर्टिलिटी। तो वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम और अलुवियल सॉइल वही जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, विथ गुड फर्टिलिटी। देन इंडिया से स्टेटस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो टोबैको सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, एज वेल एज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो टोबैको में इंडिया ही लार्जेस्ट मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो सी करके याद रख लेना, 2 बार सी आया। तो सेकेंड है प्रोडक्शन में, सेकेंड है एक्सपोर्ट में।
ठीक है। बट प्रोडक्शन में तो चाइना के बाद है, एक्सपोर्ट में ब्राज़ील के बाद है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टोबैको को ब्राज़ील करता है, उसके बाद इंडिया करता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में है इंडिया की गुजरात है जो कि 30% प्रोडक्शन, तो गुजरात है। वहीं पर देखो मिनिमम 50 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, तो गुजरात में तो वैसे भी कम ही बारिश होती है, तो गुजरात वाले इलाके में होती है 30% प्रोडक्शन टोबैको का। देन आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, यूपी, बिहार यहाँ पर होता है, ठीक है। गुजरात मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, बिहार, ये ओके। देन नेक्स्ट, ग्लोबल एंड इंडियन एआई मार्केट ग्रोथ। Global AI market is projected to rise 25-fold USD 189 billion to USD 4.8 trillion USCTAD। तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अब इसका नाम तो UNCTAD हो गया, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। तो उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है कि एआई मार्केट है वो, इसका राइज कितना होगा, 25 टाइम्स राइज होगा एआई मार्केट का, कितना से 189 मतलब 190 बिलियन डॉलर USD डॉलर से सीधा 4.8 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 ट्रिलियन डॉलर कब, 2033 में, ये 2023 से, मतलब अगले 10 साल में 25 टाइम्स क्या होने वाला है, एआई मार्केट ग्रो करने वाला है। इंडिया एआई मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इंडिया में एआई मार्केट है वो 25 से 30% एनुअली ग्रो होता रहेगा टू रीच 17 to 22 बिलियन बाई 2027। ये BCG नासकॉम का रिपोर्ट है। तो एआई मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 25 to 35% एनुअली टू रीच 17 से 22 बिलियन USD डॉलर हम लोग एआई के थ्रू रीच कर पाएंगे बाई 2027 BCG नासकॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। प्राइमरी कॉम्पिटिशन इशूज़ क्या है एआई एरा में, एल्गोरिदम यूनिलैटरल कंडक्ट, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, बिग फर्म्स में यूज़ एल्गोरिदम फॉर सेल्फ प्रेफरेंसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो ये तो बिजनेस एथिक्स वाला में भी हम लोग ये लिख सकते हैं कि एआई कैसे बिजनेस एथिक्स को इम्पैक्ट करने वाला है, जहाँ पर एल्गोरिदम यूनिलैटरल कंडक्ट की बात होगी, एल्गोरिदम यूनिलैटरल कंडक्ट। एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का एब्यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे बिग फर्म्स है वो एल्गोरिदम को यूज़ कर सकती है और सेल्फ प्रेफरेंसिंग की अपने आप को प्रेफरेंस देगी। देन प्रेडेटरी प्राइसिंग, moreover control of vast high quality data sets and expensive computational infrastructure by a few large firms entrenches their market power and stifles competition from new entrants. Then pricing practices and discrimination, AI driven prices such as dynamic personalized and targeted pricing leverages advanced analytics to tailor prices based on a consumer estimated willingness to pay. It may raise concerns about the potential exploitation of vulnerable segments. So pricing practices and discrimination, AI driven pricing such as dynamic personalized and targeted pricing। तो डायनेमिक प्राइसिंग वो भी पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, टारगेटेड प्राइसिंग जहाँ पर आप ऑडियंस को देख रहे हो उसके बाद आप प्राइस चेंज कर दे रहे हो, तो ये क्या होगा, एआई ड्रिवन प्राइसिंग हो जाएगी। लेवरेज करता है एडवांस्ड एनालिटिक्स को टू टेलर प्राइसेस बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स एस्टिमेटेड विलिंगनेस टू पे। तो कंज्यूमर आपका कितना विलिंगनेस है पे करने के लिए, तो ये सब एआई ड्रिवन प्राइसिंग की जाएगी एनालिटिक्स के थ्रू, और इसके थ्रू डायनेमिक प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, टारगेटेड प्राइसिंग की जाएगी। इट मे रेज कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल सेगमेंट का पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। देन एल्गोरिथमिक कोऑर्डिनेटेड कंडक्ट कोलूजन, इसको बोल रहे हैं एआई algorithms can independently coordinate pricing, market allocation or bidding without human agreement through self-learning methods. This will make detection of market collusion tougher. Okay, तो AI algorithm के थ्रू independently coordinate किया जाएगा प्राइसिंग एंड मार्केट एलोकेशन को, फिर बिडिंग किया जाएगा बिना ह्यूमन एग्रीमेंट के थ्रू सेल्फ लर्निंग मैथड से। दिस विल मेक डिटेक्शन ऑफ मार्केट कोलूजन एकदम ज़्यादा टफ हो जाएगा कि मार्केट कोलूजन आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। एंड देन इनिशिएटिव्स एंड डिटेल्स, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन
ये एक इनिशिएटिव किया गया फेज 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन मेजर्स फॉर बोथ रिवरराइन एंड मरीन सिटासियंस अक्रॉस इंडिया। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन का फेज 2 में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक्शन प्लान टू स्ट्रेंथन करना कंजर्वेशन मेजर्स को, रिवरराइन डॉल्फिन भी, मरीन सिटासियन अक्रॉस इंडिया इसको भी। इंडिया इज होम टू फ्रेश वाटर डॉल्फिन सच एस गंगा डॉल्फिन जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया का, एंड इंडस वाटर डॉल्फिन। प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन स्टेटस बोथ दोनों का ही इंडेंजर्ड है IUCN के अकॉर्डिंग, एंड शेड्यूल 1 में है WPA 1972 के अकॉर्डिंग, राइट। देन प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर लॉन्च ऑफ द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्लॉथ बियर। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर में अब स्लॉथ बियर को कंजर्व किया जाएगा, मेनली फाउंड इन इंडिया। स्लॉथ बियर है वो इंडिया में ही मिलता है, मेनली नेपाल श्रीलंका में भी मिलता है। अच्छा, मेनली फाउंड इन इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इन तीनों कंट्रीज़ में मिलता है। प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन स्टेटस है वल्नरेबल IUCN के अकॉर्डिंग, एंड शेड्यूल 1 में है WPA के। दे प्राइमरली ईट टर्माइट्स एंड एंड्स। तो स्लॉथ बियर है तो टर्माइट एंड खाता है, ठीक है। देन अनलाइक अदर बियर स्पीसीज दे कैरी देयर क्यूब्स ऑन देयर बैक्स। बाकी बियर स्पीसीज के जैसे नहीं, ये अपना कैरी करते हैं क्यूब्स को ऑन देयर बैक्स, मतलब बाकी बियर स्पीसीज है वो कैरी नहीं करते, ये स्लॉथ बियर है वो कैरी करता है अपने क्यूब्स को ऑन देयर बैक। देन प्रोजेक्ट घड़ियाल लॉन्च ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल, मेनली फाउंड इन नेपाल एंड इंडिया। प्रोटेक्शन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल, तो इसको तो ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है घड़ियाल, एंड शेड्यूल 1 में ही, अभी तक सारे शेड्यूल 1 में ही थे। Males develop a bulbous growth at the tip of their snout called a घड़ा। जो मेल्स है, मेल घड़ियाल है, उनके सामने में ऐसे घड़ा होता है। इट हैज़ सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग एक्टिंग एज अ वोकल रेजोनेटर। इसका बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं जिनमें से एक है वोकल रेजोनेटर। देन टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व, अ प्रोजेक्ट टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग टाइगर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। तो वो टाइगर जो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है उनके लिए ये है इनिशिएटिव, आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, एम्प्लॉइंग अ लैंडस्केप अप्रोच अपनाना, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी सपोर्ट। फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। तो कहाँ पे मिलेगा? इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल। जब टाइगर कहाँ पे मिलता है? इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। प्रोटेक्शन स्टेटस इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है। देयर इंडिविजुअली यूनिक स्ट्रिप्स मेक इच टाइगर आइडेंटिफाइबल। ये तो हमको पता ही है कि हर एक टाइगर का जो जैसे ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनके स्ट्रिप्स होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिप्स एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ पर कैमरा के थ्रू हर एक टाइगर को उनके स्ट्रिप्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड नेशनल सेंटर। तो ये एक डेडिकेटेड नेशनल सेंटर है एट सकॉन टू सपोर्ट पॉलिसी, रिसर्च एंड फील्ड बेस्ड मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जहाँ पर केस स्टडी आता है ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का, वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो क्या ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है ई गवर्नेंस का इंडिया में? तो पहली बात तो हम चैलेंजेस पहले पढ़ लेते हैं। चलो, अब क्योंकि ई गवर्नेंस है तो हमको पता है कि ये सब इंटरनेट वगैरह के बेसिस पे होगा, तो डिजिटल डिवाइड है तो सबको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। डेटा प्राइवेसी, सर्वेलेंस रिस्क है, प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस का रिस्क तो हमेशा ही रहेगा। देन एक्सक्लूजन एरर है, कुछ लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, ओवर प्लेटफॉर्माइजेशन हो रहा है कि हर चीज़ आप प्लेटफॉर्म पे ही कर रहे हो, बाकी लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे अगर जिनको ऐसे ऑफलाइन एक्सेस करना हुआ, तो ओवर प्लेटफॉर्माइजेशन हो रहा है। देन इन्हांसिंग सिटीजन एक्सेस, तो ई गवर्नेंस का फ़ायदा क्या है कि सिटीजन एक्सेस को इन्हांस करता है। घर बैठे आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ई सेवा, डिजी लॉकर, प्रोवाइडिंग सिटीजन्स विथ ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर। गवर्नमेंट सर्विसेज को आप कहीं पर से भी एक्सेस कर सकते हो।
promoting transparency and accountability. Initiatives like Bhumi, digital land records, direct benefit transfers, reducing corruption and leakages in the welfare scheme में ये corruption and leakages को reduce कर रहे हैं. Streamlining administrative efficiency. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है. तो ई गवर्नेंस के थ्रू सबसे पहले तो एनहांस किया जा रहा है सिटीजन एक्सेस, ई सेवा एंड डिजी लॉकर के थ्रू इजी एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर. Then promoting transparency and accountability initiatives like Bhumi, digital land records, direct benefit transfers, reducing corruption and leakages in welfare schemes. Streamlining administrative efficiency, automation and integration through National E-Governance Plan (NEGP) and Common Service Centers have sped up decision making and improved service delivery. Financial inclusion programs like JAM Trinity, Jan Dhan, Aadhaar, Mobile and UPI widening financial inclusion. Then rural empowerment initiative like Gyan Doot and PMG Disha digital literacy bring technology to rural areas तक का लेके आएगी टेक्नोलॉजी को, helping citizens participate in governance. Enabling innovation and interoperability platforms like India Stack, GEM, Government E-Marketplace. Foster करता है innovation, data interoperability and seamless service delivery across sectors. तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ई गवर्नेंस है वो प्ले करने वाला है. पहली बात तो इन्हांसिंग सिटीजन एक्सेस. सेकेंड, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, क्योंकि अब यहाँ पे देखो भूमि है, ये सब में क्या हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है तो इसमें कोई भी टैंपर नहीं कर सकता. डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो करप्शन वगैरह कम हो जाएगा. देन स्ट्रीमलाइनिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो हर चीज़ ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड तरीके से होगी थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में एंड कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे तो इस पर स्पीड अप हो जाएगा जो डिसीजन मेकिंग है एंड सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव हो जाएगी. दैन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स लाइक जैम ट्रिनिटी, जन धन, आधार एंड मोबाइल एंड यूपीआई वाइडन कर देगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा. देन रूरल का एम्पावरमेंट होगा रूरल एरियाज़ में, क्योंकि जैसे ज्ञान दूत एंड पीएमजी दिशा, इसके थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी को रूरल एरियाज़ में लेके आएंगे. हेल्प करेगा सिटीजन को कि वो पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में. देन ब्रिंग करेगा इनोवेशन, इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म लाइक इंडिया स्टैक, जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. फॉस्टर करेगा इनोवेशन, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी एंड सीमलेस सर्विस डिलीवरी अक्रॉस सेक्टर्स. देन नेक्स्ट है टाइफून मातमो. चाइना का यूनान एंड ग्वांगडोंग प्रोविंस है, वहाँ पर रिसेंटली अफेक्टेड बाय टाइफून मातमो. टाइफून होता क्या है? टाइफून इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है ये. अब देखो ये इक्वेटर है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस वाले एरिया में जो आएगा ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया. तो यहाँ पर जो साइक्लोन आता है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं. ऑकरिंग इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, तो इधर ये वेस्टर्न पैसिफिक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये इस साइड वाला यही साइड है चाइना. तो यहाँ पर आया टाइफून. ऑकरिंग इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, टाइफून साइक्लोन और रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म होते हैं. तो ये क्या होता है, टाइफून क्या होता है, एकदम रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म्स होते हैं दैट आर नॉन फ्रंटल. ये नॉन फ्रंटल होते हैं क्योंकि वैसे भी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वहाँ पर फ्रंट से साइक्लोन बनता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये नॉन फ्रंटल होते हैं. लो प्रेशर सिस्टम, इसके मिडिल में क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है. ओरिजिनेटिंग और ट्रॉपिकल ओशियन के अंदर ओरिजिन होता है. दे आर नॉन एज साइक्लोन. इंडियन ओशियन में हम साइक्लोन बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक में, विली विली बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और टाइफून ये सब बोलते हैं चाइना जापान वाले एरिया में. ठीक है, तो हमारे जब आएगा जैसे अभी साइक्लोन मंथा है तो हम लोग साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, ये टाइफून बोला जा रहा है क्योंकि ये पैसिफिक वाले एरिया मतलब चाइना जापान वाले लोग इसको टाइफून बोलते हैं. एंड हरिकेन बोला जाता है अटलांटिक वाले एरिया में, विली विली तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. तो साइक्लोन, हरिकेन, विली विली सब सेम ही है एंड टाइफून. ओके, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, सी सरफेस होना चाहिए विद टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना ही चाहिए और सी सरफेस का. देन प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, तभी तो उसको घुमाएगा ना, तो कॉरियोलिस फोर्स चाहिए. देन स्मॉल वेरिएशन इन दी वर्टिकल विंड स्पीड में कम वेरिएशन होना चाहिए, नहीं तो ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो वर्टिकल
वेरिएशन कम होना चाहिए विंड स्पीड का। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, और पहले से प्री एग्जिस्टिंग एक वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए जिसके अराउंड ये साइक्लोन डेवलप होगा, ये टाइफून डेवलप होगा। देन नेक्स्ट ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड क्या है? ब्लिज़ार्ड डेंजरस विंटर स्टॉर्म्स है। विंटर में जो स्टॉर्म आता है वो उसको ब्लिज़ार्ड बोलते हैं। लाइक दैट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग स्नो, मतलब स्नो है वो ब्लो कर रहा है, जैसे कि विंड ब्लो करते रहते हैं वैसे स्नो ब्लो करेगा एंड विंड रिजल्टिंग इन वेरी लो विजिबिलिटी। तो स्नो प्लस विंड एकदम बहुत स्पीड से अगर ये आते रहेगा तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, लो विजिबिलिटी होगी, तो इसको बोलते हैं ब्लिज़ार्ड, मतलब कि कुछ नहीं दिख रहा। ब्लिज़ार्ड आर डेंजरस विंटर स्टॉर्म्स दैट are a combination of blowing snow and wind resulting into the very low visibility. So what are blizzard? Blizzards are the dangerous winter storms that are combination of snow and wind resulting in very low visibility. Development, they often develop on the northwest side of the intense storm system. ऑफन कहाँ पे डेवलप होते हैं? ऑन दी नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंटेंस स्टॉर्म सिस्टम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द इंटेंस स्टॉर्म सिस्टम। And the difference between the lower pressure in the storm and the higher pressure to the west creates a tight pressure gradient. तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन दी लो प्रेशर ऑफ द स्टॉर्म, ये स्टॉर्म का लो प्रेशर होगा और ये हाई प्रेशर वाला होगा, तो एक साफ प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा जिससे स्पीड से विंड बहेगी और स्नो को लेके, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहेगा और वो भी एकदम हायर प्रेशर टू द वेस्ट क्रिएट्स टाइट प्रेशर ग्रेडियंट। दिस रिजल्ट्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। इम्पैक्ट क्या होगा? दे कैन कॉज कार एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, लो विजिबिलिटी कंडीशन होगी, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, देन हाइपोथर्मिया हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ब्लिज़ार्ड है। देन पैरालंपिक गेम्स हर 4 साल में होता है। पैरालंपिक गेम्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हर 4 साल में होता है पैरालंपिक्स। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये हर 2 साल में होता है, बायनियली, तो हर 2 साल में होता है। देन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स तो एनुअली होता है। प्रिक्स वाला बोलेगा तो एनुअली होगा, और ये पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड पैरा बोल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि मोर फ्रिक्वेंट होता रहेगा। पैरा ओलंपिक्स है वो हर 4 साल में होगा। ठीक है, वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप बोला तो हर 2 साल में। देन वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स बोलेगा तो हर साल होगा, एनुअली इन डिफरेंट सिटीज सिंस 2013। ठीक है, देन 8 अक्टूबर का न्यूज़ है। तो 8 अक्टूबर में पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में ये लॉन्च किया गया था। कुसुम 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019, ओके, जब मैं कॉलेज में थी तब से स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक चली रहा है। तो 2019 में पीएम कुसुम, तो ऐसे सोच लूँगी कि कुसुम भी मेरे क्लास में थी। ठीक है, 2019 में लॉन्च किया गया था। MNRE मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है सर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पीएम कुसुम का प्रमोट करना सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, रिड्यूस करना डीजल यूज़, रेज करना फार्मर्स का इनकम। तो पीएम कुसुम है, नाम में ही किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ना, तो किसान को हेल्प करेगा। अब किसान को ऊर्जा सुरक्षा में कैसे हेल्प करेगा? कि जब सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा, जब सोलर पंप यूज़ करेंगे, अब इसके थ्रू क्या होगा? डीजल का यूज़ कम हो जाएगा क्योंकि सोलर पंप होगा, तो सोलर से एनर्जी लिया जा रहा है ना। रेज करेगा फार्मर का इनकम। कंपोनेंट क्या क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्लांट्स, स्टैंड अलोन पंप्स, सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स। देन एक और स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब यहाँ पर कहीं पर भी किसान तो नहीं लिखा है, सूर्य घर मतलब सन वाला घर, मुफ्त बिजली योजना। तो ये 2024 में लॉन्च की गई है। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है विथ अप टू 40% सब्सिडी फॉर रूफ टॉप सिस्टम। तो आपको क्या करना होगा? अपने रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर सोलर मतलब रूफ टॉप में ये सोलर
प्लेट्स लगाने होंगे, सोलर पैनल्स लगाने होंगे। ये 2024 में लॉन्च किया होगा, क्या है मतलब अभी अभी का ही स्टार्ट है। इसमें क्या मिलेगा, 40% आपको सब्सिडी मिलेगा जो भी आपका जो कॉस्ट पड़ा इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना रूफ टॉप सोलर को फॉर एनर्जी सेल्फ रिलायंस के लिए एंड लोअर हाउस होल्ड बिल के लिए। टारगेट क्या है कि 300 यूनिट से तो आपको फ्री पावर सप्लाई दिया जाएगा फॉर 1 करोड़ होम्स। 1 करोड़ होम्स को इनिशियल जो 300 यूनिट्स है वो फ्री दिए जाएंगे, उसके बाद से चार्जेस लगेंगे। देन अबाउट रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, तो ये 2021 का स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना कस्टमर्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज अ स्पीडी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस ऑल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो एकदम इफेक्टिव एंड बहुत जल्दी से ऑल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म करना स्पीडी तरीके से ये किया जाएगा। कवरेज अंटिल नाउ इट कवर्ड ऑल कमर्शियल बैंक को कवर करता था इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम में। रीजनल रूरल बैंक RRB, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स विथ डिपॉजिट साइज 50 करोड़। तो कोऑपरेटिव बैंक है बट उनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको भी इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर कवरेज था। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब NBFCs एक्सक्लूडिंग, अब इन NBFCs में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उसको हटा के, विच आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट, जिनको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो डिपॉजिट कर सकते हैं और हैव कस्टमर इंटरफेस विथ एन एक्सेस साइज ऑफ 100 करोड़ से ज़्यादा इनके पास एसेट साइज है। ओके, और इनको परमिशन दिया गया है। देन ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स includes the system provider with participants in a payment system in accordance with Payment and Settlement System Act 2007। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये सब कवरेज थे ऑम्बड्समैन स्कीम में। ठीक है, तो बैंक्स हो गए, NBFCs, CICs, ये सब हो गया। सिस्टम पार्टिसिपेंट्स ये सब थे। इट इंटीग्रेटेड 3 ऑम्बड्समैन स्कीम ऑफ RBI, तो अब नाम ही इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है, तो इसमें इंटीग्रेट क्या होगा, और भी ऑम्बड्समैन है उनको। एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन है, NBFC का ऑम्बड्समैन है एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऑम्बड्समैन है। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन किया गया है। तो किस स्कीम के थ्रू, वन नेशन वन ऑम्बड्समैन अप्रोच के अंदर, बाई मेकिंग द RBI ऑम्बड्समैन मैकेनिज्म जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल। पावर क्या होगा ऑम्बड्समैन का, वो अवॉर्ड कर सकता है 20 लाख तक का कंपनसेशन प्लस 1 लाख तक का कंप्लेंट टाइम प्लस अप टू 1 लाख फॉर द कंप्लेंटेंट्स टाइम, कि कंप्लेंटेंट जिसने कंप्लेंट किया उसका टाइम भी तो वेस्ट होना, तो उसको 1 लाख तक का कंपनसेशन भी पे करने बोल सकता है। देन एक्सपेंसेस एंड एनी मेंटल डिस्ट्रेस और हैरेसमेंट के लिए, तो अवॉर्ड कितना कर सकता है, 20 लाख तक का कंपनसेशन एंड 1 लाख जो भी उसका टाइम वेस्ट हुआ, एक्सपेंसेस लगे, मेंटल डिस्ट्रेस, हरासमेंट, इन सबको मिला के। देन मॉस्को फॉर्मेट क्या है, ये 7th मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग तालिबान ऑफिशियल्स अमेंडेड एज फॉर्मल पार्टिसिपेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अबाउट मॉस्को फॉर्मेट, इस्टेब्लिश्ड इन 2017 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। रीजनल प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए पीस, स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट नेशनल रिकॉन्सिलिएशन इन वॉर रेवेज्ड अफगानिस्तान। तो जो वॉर रेवेज्ड अफगानिस्तान है वहाँ पे पीस, ये सब स्टेबिलिटी, ये सब इंश्योर करने के लिए मेंबर कौन कौन है इसका, इंडिया भी मेंबर है मॉस्को फॉर्मेट का। देखो चाइना भी मेंबर है, रसिया तो होगा ही होगा, और पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है। अब अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, वॉर रेवेज्ड अफगानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान तो होना ही होगा। ईरान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उज़्बेकिस्तान है, फिर इधर से इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, राइट। तो ये सब है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2017 में हुआ था। रीजनल प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए पीस, स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट नेशनल रिकॉन्सिलिएशन इन वॉर रेवेज्ड अफगानिस्तान। देन 8 अक्टूबर वाले में तो कुछ नहीं मिला था मुझे। देन 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर का देख लेते हैं। 9 अक्टूबर में भी एक ही न्यूज़ थी वो जो इम्पोर्टेंट थी, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव।
ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये अफ्रीकन कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। डिस्पाइट एम्बिशियस गोल, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन अफ्रीका। तो ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है 2007 का में लॉन्च किया गया था बाय द अफ्रीकन यूनियन। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का कि रीस्टोर करने वाले हैं ये लोग 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ करेंटली डिग्रेडेड लैंड। जो करेंटली डिग्रेडेड लैंड है उसका 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड को ये क्या करने वाला है रीस्टोर करने वाला है। सिक्वेस्टर 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एंड क्रिएट 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स बाई 2030। तो क्या क्या करने वाले हैं 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रीस्टोर करने वाले हैं जो डिग्रेड हो चुका था। सिक्वेस्ट करेंगे सिक्वेस्टर 250 मिलियन टन ऑफ कार्बन। तो 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन को सिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि फॉरेस्ट है वो तो सिक्वेस्ट करता ही है। देन 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स क्रिएट करेंगे बाई 2030 तक का। तो 100 250 10 ये डेटा याद रख लेना है, ठीक है, सब मिलियन में है। 100 250 10 या फिर ऐसे 250 100 10 इनमें से 100 मिलियन लैंड को रिस्टोर करने के लिए 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन है उसको सिक्वेस्ट करना है, 10 मिलियन ग्रीन जॉब क्रिएट करना है। एम्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड इन साहिल रीजन। तो ये जो साहिल रीजन है वहाँ पर क्या करने वाले हैं इंक्रीज़ करना अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड को। द रीजन बॉर्डरिंग अफ्रीका सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट को जो बॉर्डर करने वाला एरिया उसी को साहिल रीजन बोलते हैं। इट प्रोमिसेस टू बी कंपेलिंग सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज का एक कंपेलिंग सॉल्यूशन है ड्रॉट फैमाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड माइग्रेशन का, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज़ जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की पार्ट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इधर मॉरिताना, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इथियोपिया, इट्रिया, डिजिबूती, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ओके। ये फोकस एरिया है और ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। तो कौन कौन सा देख लिया। मॉरितानिया से स्टार्ट करना है, मॉरितानिया, सेनेगल, माली। मॉरितानिया माली MM से 2, फिर नाइजर नाइजीरिया NN से 2, देन सेनेगल बुर्किना फासो, फिर चाड सूडान, इट्रिया, डिजिबूती, इथियोपिया, ठीक है। तो ऐसे करके 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंट्रीज़ है। देन 10 अक्टूबर का न्यूज़ अबाउट द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 टू रेगुलेट सरोगेसी प्रोसीजर्स इन इंडिया, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट एथिकल ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। तो इंडिया में तो ऑल्ट्रिस्टिक एथिकल सरोगेसी ही अलाउड है। की प्रोविज़न क्या है, द एक्ट परमिट्स ओनली ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी वाइल कमर्शियल सरोगेसी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एंड पनिशेबल ऑफेंस है इंडिया में, ठीक है। तो सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी परमिटेड है, कमर्शियल सरोगेसी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एलिजिबिलिटी क्या होगी कि जो भी कपल्स इनमें होंगे उनकी मैरिड इंडियन कपल होने चाहिए और वाइफ का एज इनमें 23 से 50 ईयर का होना चाहिए। हस्बैंड है वो 26 से 55 के ईयर के होने चाहिए। तो गर्ल्स के लिए जो फीमेल है वाइफ है उसके लिए 23 से 50, मेल है उसके लिए 26 से 55, ठीक। नो सर्वाइविंग बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चाइल्ड। कोई भी सर्वाइविंग बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होना चाहिए पहले से, या फिर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो सरोगेट मदर नहीं बन सकते। देन एलिजिबिलिटी फॉर सरोगेट मदर अ मैरिड वुमन विथ एटलीस्ट 1 चाइल्ड ऑफ हर ओन एज 25-35 ईयर्स। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी सरोगेट मदर बनने के लिए, तो अगर ये कपल है, ठीक है, इनके लिए कोई सरोगेट मदर चाहिए तो उस मदर की एलिजिबिलिटी क्या होगी कि वो भी मैरिड वुमन ही होनी चाहिए और एटलीस्ट इनका पहले से एक बच्चा खुद का होना चाहिए और इनका एज 25 से 35 होना चाहिए। तो जो सरोगेट मदर होने वाली है उसका एज 25 से 35 है, 55 वाला है। और जो मैरिड इंडियन कपल है इनमें जो वाइफ है इनका एज का क्राइटेरिया 23 से 50 और ये मेल का 26 से 55, इनका 25 से 35। राइट ऑफ सरोगेट चाइल्ड, उस जो सरोगेट चाइल्ड जो ऐसे जो बच्चा पैदा होगा ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी से वो डीम्ड वो माना जाएगा कि वो बायोलॉजिकल चाइल्ड है इंटेंडिंग कपल का,
वो जो इंटेंडिंग कपल है उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस नेचुरल चाइल्ड की तरह उसको भी मिलेंगे, मतलब वही प्रॉपर्टी वगैरह राइट्स। देन इन्वायरमेंट इंट्रो फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए यही वाला लिखना होगा, ऐसे करके मैंने पहले से सोच लिया। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज hosting nearly 8% of the global flora. ग्लोबल फ्लोरा का 8% इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड 7.5% फौना। तो ये फ्लोरा, दिस इज़ फौना विथ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में ही है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड, ये 4 हैं। तो ये एकदम परफेक्ट इंट्रो होगा जब बायोडाइवर्सिटी वगैरह के बारे में या बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट के बारे में बताना होगा। तो कैसे लिखेंगे? इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज होस्टिंग नियरली 8% ऑफ वर्ल्ड्स ग्लोबल फ्लोरा एंड 7.5% ऑफ द फौना विथ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हिमालयन, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। ठीक है। The bill seeks to enable the Chief Wildlife Warden to authorize immediate action including killing, tranquilizing, capturing or translocating a wild animal without unnecessary delay। ये जो बिल है, पता नहीं किस बिल की बात कर रखे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसको अथोराइज़ किया जाएगा कि वो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं इंक्लूडिंग किलिंग का भी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, अब हमको तो पता ही है कि इनके पास बहुत पावर रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में। ट्रैंक्विलाइजिंग, कैप्चरिंग, ट्रांसलोकेटिंग अ वाइल्ड एनिमल विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना अननेसेसरी डिले के इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं इंक्लूडिंग मारने का भी डिसीजन ले सकते हैं, ट्रैंक्विलाइज करने का, कैप्चरिंग और ट्रांसलोकेटिंग वाइल्ड एनिमल। इट ऑल्सो सीक्स टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर। अच्छा, तो बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये इनाबल किया जाएगा कि वो ये सब काम कर सकता है। इट ऑल्सो सीक्स टू एम्पावर, स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर करेगा कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्पीसीज लिस्टेड इन शेड्यूल सेकेंड एज वर्मेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी वर्मेंट डिक्लेयर कर सके, ऐसा बिल में अभी सीक किया जा रहा है, हुआ नहीं है। वर्मेंट क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स कंसिडर्ड हार्मफुल टू क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स और विच कैरी डिसीज़। तो वर्मिन उन वाइल्ड एनिमल को कंसिडर किया जाता है जो कि क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, फार्म एनिमल्स के लिए हार्मफुल है और विच कैरी डिसीजेस, और जो डिसीज़ कैरी कर रहे हैं उनको वर्मिन बोला जाता है। ठीक है, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, फार्म एनिमल्स एंड कैरी कर रहे हैं डिसीज़। ह्यूमन के लिए हार्मफुल ऐसा कहीं पर नहीं लिखा क्योंकि एनिमल्स सारे तो ह्यूमन के लिए हार्मफुल तो होंगे ही ना। Then currently under the section 62 of the Wildlife Protection Act 1972, Union government may declare any wild animal other than those specified in Schedule 1 and Part 2 of the Schedule 2 to be वर्मिन। तो अभी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है वही बस डिक्लेयर कर सकती है Schedule 1 में एंड Part 2 of the Schedule 2, those specified in Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2 to be वर्मिन। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है वर्मिन डिक्लेयर करने का, लेकिन अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर ये चीज़, ये बात रखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होना चाहिए। तो बिल की बात कर रहे हैं, नॉट डन येट, इट्स अ प्रपोजल स्टेज में अभी। देन जोग्राफिकल फीचर्स, मोर देन 1/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डेजर्ट। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं वैसे, थोड़ा सा ऐसा क्या है, समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो 1/3 से ज़्यादा मतलब 33% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट तो डेजर्ट ही है। देखते इधर डेजर्ट है, हमने पढ़ा भी था GGS, और यहाँ पे तनामी डेजर्ट था, यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये गिम्सन डेजर्ट एंड ग्रेट क्या नाम था ऑस्ट्रेलिया, नहीं विक्टोरिया डेजर्ट, देन सिम्पसन डेजर्ट एंड यहाँ पे स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, राइट। तो ये 3 4 5 6 डेजर्ट थे। तो 33% ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एरिया तो डेजर्ट है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इंक्लूड करता है ग्रेट विक्टोरिया। अच्छा यहाँ पे लिखा भी तो है, इतना याद कर रही थी क्या क्या डेजर्ट था,
ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देन मैकडोनाल्ड रेंज यहाँ पर है। ये दोनों रेंज है मेजर माउंटेन। मेजर रिवर में है मुर्रे डार्लिंग, तो ये इधर से मुर्रे आता है, इधर से डार्लिंग, और यहाँ पे स्पेंसर बे के पास जाके मिल जाते हैं। फिर देन मुरुम ब्रिज एंड लचलान जो भी है। फिर ग्रेट बैरियर रीफ इधर पे है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। तो ये वाला एरिया है वो क्वींसलैंड कहलाता है। देखो ये वाला एरिया है, ये क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये वाला साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्दर्न टेरिटरी, ये क्वींसलैंड, एंड उसके बाद फिर ये विक्टोरिया, नहीं ये ग्रेट वेल्स है क्या, तो न्यू वेल्स ऑस्ट्रेलिया, एंड ये विक्टोरिया, एंड यहाँ पर है वो क्या तो नाम है इसका, तनामी ऐसा कुछ है, टी से कुछ है, क्या नहीं आ रहा है। तो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ये तो वेल्स है सॉरी, ये वाला है ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इज़ द ग्रेटेस्ट मास ऑफ कोरल इन द वर्ल्ड। ये ऑस्ट्रेलिया की जोग्राफी के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट देखते हैं। अब देखो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल ऑफिसर्स विद कंबाइंड एक्सपीरियंस की, वो जुडिशियल ऑफिसर जिनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है 7 साल का एज एन एडवोकेट एंड इन सर्विस, तो एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इन सर्विस में भी कुछ टाइम बिताया, तो टोटल एक्सपीरियंस 7 साल का हो गया, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए। इट हेल्ड दैट आर्टिकल 233 परमिटेड बोथ एडवोकेट को एंड इन सर्विस कैंडिडेट को कि वो अपॉइंट किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के रूप में, एंड द एक्सटेंडेड क्राइटेरिया ऑफ 7 years प्रैक्टिस टू जुडिशियल ऑफिसर्स एज वेल। तो जुडिशियल ऑफिसर्स है वो भी अब डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं अगर उनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस 7 साल का है एडवोकेसी का एज वेल एज इन सर्विस का। तो आर्टिकल 233 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जजेस इन स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो वही बताया मैंने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट, वो जो कलेजियम वगैरह रहता है ना, मतलब जो कलेजियम सिस्टम प्रेसिडेंट को फॉलो करना रहता है। जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे होंगे तो CJI +2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे होंगे तो CJI +4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन करना होगा। एंड जब डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे तो वो तो गवर्नर करते हैं हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। देन 11 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर का भी साथ में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट टाइम करेंगे। नोबल पीस प्राइज़, तो इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंशन चल रहा था कि ट्रम्प को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट नहीं मिला। नोबल पीस प्राइज़ फॉर 2025 अवॉर्डेड टू मारिया कोरियाना मचाडो, ठीक है। इट वॉज अवॉर्डेड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी लाने में जो स्ट्रगल किया गया जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन के थ्रू, तो इसके लिए मारिया कोरिना मचाडो को मिला। सिंस वर्ल्ड वॉर 2 पीस प्राइज़ है वो 1901 से स्टार्ट हुआ था। हैज़ बिन अवॉर्डेड टू ऑनर एफर्ट्स इन 4 मेन एरियाज़ में कोई एफर्ट कर रहा है तो उसको दिया जाता है, जैसे आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, पीस नेगोशिएशन के लिए, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, वर्क एम्ड एट क्रिएटिंग अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए। फिर इंडियन सिटीजन्स हु वॉन नोबल पीस प्राइज़, इंडियन सिटीजन जिन्होंने नोबल पीस प्राइज़ वॉन किया था उनमें से है मदर टेरेसा, देन कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम किया था। मदर टेरेसा का तो हम सब जानते हैं, तो 1979 2014 तो 2 इंडियन सिटीजन हैं जिनको नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है। फिर अबाउट स्वालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, स्वालकोटे है वो कहाँ पर है, कौन से रिवर में? सबसे पहली बात तो इट इज़ अ 1856 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर। तो चेनाब रिवर है वो बहुत सवाल करता है, तो चेना या फिर चना खा के बहुत सवाल करते हैं।
इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रंबन एंड उधमपुर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में चना खाते हुए, क्योंकि बहुत ठंड रहता है तो चना खाते खाते बहुत सारे सवाल करते रहते हैं। द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यूजेज द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर विथ लिटिल और नो वाटर स्टोरेज। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? जब भी ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है तो दो टाइप का रहता है, एक तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आता है। उनमें से रन ऑफ द रिवर में क्या होगा, जहाँ पर नेचुरल फ्लो है, यूजेज द नेचुरल फ्लो को ही यूज़ करता है ऑफ द रिवर विथ लिटिल और नो वाटर स्टोरेज। तो ऐसे मतलब कि वाटर को स्टोर करके ऐसे डैम बना के ऐसा नहीं रखते हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, लेकिन नेचुरल फ्लो को ही यूज़ किया जा रहा है वाटर के, अलग से ऐसे डैम बना के उसका फ्लो को इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई या तो बहुत कम ही वाटर स्टोरेज करें या फिर नहीं के बराबर। ठीक है, तो उसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड 3 मेजर पोर्ट्स एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर न्यू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो तीन पोर्ट्स हैं, उनको 3 मेजर पोर्ट्स हैं, उनको ग्रीन हाइड्रोजन हब की तरह रिकॉग्नाइज किया गया अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। तो कौन कौन से 3 ग्रीन वाले पोर्ट्स? एक तो है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, तो गुजरात का दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। देन वीओ चिदम्बरम पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड पारादीप ओडिशा। तो कौन कौन सा ग्रीन है? डीडी वो पारा ग्रीन है। डीडी को ऐसे याद रख लेना, दीदी वो जो पारा है वो ग्रीन है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर डीडी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात का, वीओ चिदम्बरम तमिलनाडु का, पारादीप ओडिशा का, इन तीनों को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब। पीएम धन धान्य कृषि योजना मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये दोनों अलग स्कीम है। धन धान्य कृषि योजना, ये धन धान्य कृषि योजना है, ये 6 साल के लिए लाया गया है। ड्यूरेशन इसका 6 ईयर का है। तो धन से धान्य हो जाएंगे 6 साल में। तो कब से स्टार्ट है? 2025-26 से 30-31 तक का कवर किया जाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है। मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट है विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट। उनमें से हर एक मतलब मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट तो सेलेक्ट किया ही जाएगा हर एक स्टेट से। मान लेते हैं छत्तीसगढ़, इससे एक मिनिमम डिस्ट्रिक्ट तो सेलेक्ट किया ही जाएगा जो होगा। तो टारगेट कर रहे हैं 100 डिस्ट्रिक्ट को। फाइनेंशियल आउटले 24,000 करोड़ का है। सेक्टर फोकस एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन टू एनहांस एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स को एक्सक्लूसिवली के लिए किया जा रहा है। जो भी अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। इन्हांस करेगा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उनका एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। अडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करेंगे। इम्प्रूव किया जाएगा इरीगेशन फैसिलिटीज़ को, फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इट ड्रॉस इंस्पिरेशन फ्रॉम द नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है कौन? धन धान्य कृषि योजना, क्योंकि यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं और ये 6 साल के लिए है। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में आत्मनिर्भरता ये भी 6 साल के लिए लाया गया। अगेन सेम टाइम पीरियड है। एम क्या है इसका? पल्सेस का ही होगा ना एम, बूस्ट करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंड अचीव करना सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। फाइनेंशियल आउटले 11,440 करोड़ का। फोकस क्रॉप में तूर अरहर, मतलब वही जो सबसे ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम किया जाता है, अरहर की दाल, तूर की दाल, पिजन पी जिसको बोलते हैं, उड़द की दाल, ब्लैक ग्राम, मसूर की दाल, रेड लेंटिल। जनरली यही तीनों दाल हम लोग भी घर में खाते हैं, अरहर, उड़द, जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, मसूर, रेड लेंटिल। ठीक है, टारगेट क्या है? एरिया इंक्रीज करना पल्सेस का एरिया अंडर पल्सेस टू 310 लाख हेक्टेयर। प्रोडक्शन टू ड्राइव प्रोडक्शन टू 350 लाख टन्स। प्रोडक्टिविटी रेज करना एल्ड टू 1130 kg पर हेक्टेयर। अप्रोच क्या करना? इट विल अडॉप्ट अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया जाएगा। टेलर करना इंटरवेंशंस टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एच क्लस्टर। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बनाएंगे कि ये क्लस्टर और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या करेंगे? टेलरिंग इंटरवीन करना कि इस वाले क्लस्टर में अगर इस चीज़ की कमी है तो उसको अलग, इसके लिए अलग। तो टेलर्ड अप्रोच अपनाना क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एच क्लस्टर।
assured procurement, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India NAFED and National Cooperation Consumers Federation of India Limited NCCF will procure 100% of the produce from farmers. Then about Durand line है वो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच में है। ये कितना 2640 किलोमीटर का इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। दिस लाइन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई इन 1893 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के, एंड दी अमीर अब्दुर्रहमान खान अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से कौन थे? डूरन थे, एंड आमिर अब्दुर्रहमान खान, जो कि आमिर अब्दुर्रहमान खान क्या नाम है, अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान के अमीर थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाया था। फिर दिस विल बी इंडियाज़ 4th रिसर्च बेस एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल बाई जनवरी 2029। तो जनवरी 2029 से ये ऑपरेशनल होगा। ये रिसर्च बेस इंडिया का 4th है। इससे पहले कौन कौन सा रिसर्च बेस था इंडिया का? मैत्री, और क्या था, गंगोत्री, ऐसा कुछ था ना सर, दक्षिण गंगा भारती, हाँ मैत्री भारती और दक्षिण गंगोत्री। ओके, ये 3 पहले से थे और अभी 4th वन लाया जाएगा। इसका नाम क्या है वो भी देखेंगे। इट वुड बी एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्रीन रिसर्च बेस। तो ये ग्रीन रिसर्च बेस के रूप में एस्टैब्लिश किया जाएगा। पावर्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हुए सोलर, विंड एंड वुड हाउस ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को हाउस करेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ अंटार्कटिका रीजन। तो ये अंटार्कटिका रीजन है, यहाँ पर होगा। वर्ल्ड्स नेचुरल लेबोरेटरी इंडिया का, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का नेचुरल लेबोरेटरी भी बोला जाता है उसको। ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि होल्ड करता है की टू अंडरस्टैंडिंग अर्थ क्लाइमेट एंड ओशियन सिस्टम्स, एक्टिंग एज अ नेचुरल ट्रैकर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को नेचुरली हम ट्रैक कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होल्ड करता है नियरली 75% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व है यहाँ पे अंटार्कटिका में। तो अर्थ में जितना फ्रेश वाटर है उसमें से 75% अर्थ का फ्रेश वाटर रिजर्व तो यहीं अंटार्कटिका में है ही है। एंड हाउस करता है अबंडेंस ऑफ एडिबल एल्गी भी है, मतलब कि ऐसे एल्गी जिनको हम खा सकते हैं। मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड कॉपर। आयरन एंड कॉपर की भी डिस्कवरी हुई है यहाँ पर। 200 स्पीसीज फिश की दिखी है। देन ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स है। चाइना बोलता है चाइनास एक्सपांसन एंड डुअल यूज़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने रिसर्च सेंटर बना दिया और वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप उसको मिलिट्री वगैरह के लिए भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो डुअल यूज़ वाला क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। रेजेस ग्लोबल कंसर्न। फिर इंडिया का इनिशिएटिव क्या किया गया अंटार्कटिका में? रिसर्च इनिशिएटिव। इंडिया करेंटली हैज़ 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका नेम्ड। अंटार्कटिका में इंडिया का 2 करंटली ऑपरेशनल वाला कौन सा है? मैत्री है जो कि 1989 में कमीशन किया गया था, एंड भारती है। तो मैत्री, मित्र भारती ऐसे याद रख लेना। तो मैत्री भारती ये 1989 में, मित्र भारती किसी को भी नाम लेते हैं तो पहले मित्र बोलते हैं फिर भारती बोलते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो मित्र पहले 1989 में, देन भारती 2012 में। एंड दक्षिण गंगोत्री जो कि इंडिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था। तो दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में कमीशन किया गया था। इंडिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन था। दैट वाज ऑपरेशनल टिल 1990 तक का ऑपरेशनल था। उसके बाद फिर अभी ये ऑपरेशन में नहीं है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, बट ये पहला था। देन उसके बाद मैत्री, देन भारती, और अभी आएगा जो ऑपरेशनल होगा जनवरी 2029 से। गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन एसोसिएशन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द नोडल एजेंसी फॉर द ऑपरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मिशन फॉर द पोलर रीजन के लिए ये गोवा बेस्ड एक नेशनल सेंटर है, वो रिस्पॉन्सिबल है। लीगल फ्रेमवर्क इंडिया का अंटार्कटिक एक्ट 2022 एम्स एट हैविंग इंडियाज ओन नेशनल मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड द dependent associated ecosystem. Global commitment India has been consultative party to the Antarctic Treaty का consultative party रहा है इंडिया 1983 से। Treaty was signed 1959 में for ensuring peaceful use of Antarctica, ensuring freedom of scientific investigation and cooperation, etc. Okay.
देन आफ्टर दैट 14 अक्टूबर से नेक्स्ट में करते हैं।